सीएम धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वन्यजीवों के हमले में मुआवजा राशि बढ़ाई गई। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कर रहे मंथन। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड को लेकर की गई रणनीति तैयार। संगठन के विस्तार को लेकर बनाई जा रही रणनीति। को लेकर संतों ने की मांग। संतों ने भारत सरकार से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की। खटीमा में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर पहल। वन विभाग की तरफ से प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर के किया गया जागरूक। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर में की पूजा अर्चना। पर्यटन मंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सतपाल महाराज ने लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र में फैली विभिन्न समस्याओं के बारे में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक की गई। वहीं 18वीं बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को देय अनुग्रह राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर के 6 लाख रुपए दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल होने पर अनुग्रह राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए कर दी जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का कॉरेस्पॉन्स फंड दिया जाएगा और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की पुनर्स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में जिम कॉर्बेट ट्रेल का स्थापना की जाएगी और जिम कॉर्बेट से जुड़े स्थानों को विश्व पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से कार्य योजना बनाई जाएगी। इसमें जिम कॉर्बेट से जुड़े विभिन्न स्थानों पर इसके साथ ही ट्रैक मार्गों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और साथ ही होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएं। इसके साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित 84 कुटिया का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए वन विभाग और प्रशासन को असमंजस्य के कार्य करना होगा। देखिए, समय समय पर वन्यजीव संघर्ष लगातार यहाँ होता रहा है और उसको देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख थी 5 लाख किया और 5 लाख से उसको 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जानवरों की भी जो वन्य जीवों की जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी में न बांटकर यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी जंगली जो जीव के कारण से अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको सीधे उसी में माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया और जो बहुत सारे रुके हुए हमारे प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी दी है। कुछ 2015-16 के कोई सड़क के मामले थे, एक दुगड्डा क्षेत्र का था, एक हमारा करोला उत्तरकाशी क्षेत्र का था। उन सभी पर सहमति हुई और जो वन विभाग के प्रस्ताव हैं, जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उनको डीएफओ के स्तर से पहले से ही जब प्रस्ताव बनाया गया उसी समय संबंधित विभाग डीएफओ के कंसल्ट से उसको आगे बढ़ाए जिससे कि वो ज़्यादा देर न लगे और हो जाए। इसके साथ साथ जो राहत की राशि है, सहायता राशि है, उस सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े। सो मोटो लेकर विभाग स्वयं आज हमने फैसला लिया है कि विभाग कहीं पर भी वन्य जीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो 100 मोटो लेंगे डीएफओ को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे सीधे उनको यहाँ से आज एक शासनादेश निकलेगा, आज के मिनट्स में तय हो गया। उत्तराखंड
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड को लेकर के जो रणनीति तैयार की गई है उस पर भी आगे की रूपरेखा तय की जा रही है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही सभी जिलों और साथ ही ब्लॉक स्तर पर संगठन के विस्तार को लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम और सभी पोलिंग बूथों पर पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति और साथ ही प्रदेश सरकार में बीजेपी नेताओं को दायित्व दिए जाने को लेकर के भी विस्तार से चर्चा हो रही है। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो उत्तराखंड को लेकर के रणनीति की गई है उसकी क्या रूपरेखा होगी और पार्टी की जनता के बीच कितनी मजबूत पकड़ है, उस पर सभी नेता विस्तार से बातचीत कर बिल्कुल भारतीय जनता देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा सेवाई समर्पण के भाव से काम करता रहता है। चुनाव को हम चुनाव की दृष्टि से ही देखते हैं और एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव जीतना हमारा अधिकार भी है और कार्य भी है। उसकी स्थिति में जहाँ तक भी जाना होता है वहाँ तक जाकर हम काम करें। दायित्वधारियों को भी पैरेलल चल रहा है, वो भी होगा। सभी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटा देंगे और फिर उत्तराखंड को गति देने के लिए काम करेंगे। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूर्णता करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लिव इन रिलेशनशिप के कारण हो रही महिलाओं के साथ घिनौनी घटनाओं को लेकर संतों ने भारत सरकार से मांग करते हुए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है वो साथ रहते हैं और एक पति पत्नी की तरह आपस में संबंध भी रखते हैं। कई बार लंबे समय तक संबंध बने रहते हैं और किसी रिलेशनशिप में संबंध जल्द ही खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप के समर्थन में एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उन्हें शादीशुदा ही माना जाएगा। मगर संत समाज लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है और भारत सरकार से मांग कर रहा है कि इस मामले में कठोर कानून बनाया जाए जिससे आज महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं रुक सके। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर के एक आदेश दिया था, मगर यह आदेश भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। शब्दों के साथ इस विषय का निंदा करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो लिविंग रिलेशनशिप है वो निसंदेह भारत में सजातीय होना चाहिए, सपारंपरिक होनी चाहिए और किसी के बहकावे में हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी घर की जो अबोध बालाएं हैं वो ना आए। भारत सरकार से भी मेरा आग्रह रहेगा कि भारत सरकार इस पे कठोर से कठोर निर्णय ला करके देश और समाज को स्वच्छंद बनाए। इस तरह का रहना कोई हमारी मर्यादा के, हिंदू धर्म की मर्यादा के ये बहुत खिलाफ है। इस तरह से नहीं रहना चाहिए, इस पे बंदिश होनी चाहिए और परिवार वालों ने जो है इस तरह की रोक लगानी चाहिए। अपने बच्चों को, लड़की वालों ने अपने लड़की के परिवार वाले लड़की को समझाएं, लड़के के परिवार वाले लड़के को समझाएं। ये बहुत हानिकारक है, पश्चिमी सभ्यता है ये पश्चिमी लोगों में ऐसी तरह का होता था, उनकी नकल ये लोग सब कर रहे हैं और ऐसा हमारे हिंदू धर्म में और हमारे संस्कारों में, सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न नहीं करना चाहता और जो आजकल ये देश में चल रहा है, मैं बल्कि धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी, जो उन्होंने ये धर्मांतरण का कानून इस प्रदेश में लागू किया है। इसी प्रकार का कानून पूरे देश भर में अगर लागू होगा तो निश्चित रूप से ये जो आजकल
ये हत्याओं का, ये लव जिहाद का, ये जो भी है ये कम हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये अनुरोध है कि इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए। और पिछले दिनों शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक आदेश दिया किसी विषय को लेकर के, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुकूल नहीं है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि जिस राजा का चरित्र नहीं है, जिस राज्य के नागरिकों का चरित्र नहीं, वो राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता है। और आज के समय में और पूरा यूरोप और अमेरिका इससे परेशान है। जहाँ ये व्यवस्था लागू की गई थी, आज वहाँ एकल परिवार की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। लोग परेशान हैं। प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार ही पाणिग्रहण संस्कार की एक विधि है हमारे यहाँ, उसके अनुसार ही शादी का विधान होना चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं समाज में घट रही हैं, एक दूसरे धर्म और दूसरे धर्म के लड़के लड़कियां आपस में अगर रहते हैं, फिर बाद में ये घटनाएं, पीछे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, इस पर राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत ही धैर्य से विचार करके, सभी समाज के प्रमुख लोगों से विचार करके इस पर एक विशेष कानून बनाना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के प्लास्टिक हटाओ और धरती बचाओ अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार हो रहे प्रदूषण को देखते हुए वन विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया, जहां आसपास के गांव में वन विभाग टीम ने प्लास्टिक फ्री जोन को लेकर के किलपुरा रेंज के गांव में जाकर लोगों को अवगत भी कराया और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस दौरान वन विभाग ने कहा कि जंगलों में प्लास्टिक को ना डालें। वहीं वन क्षेत्राधिकारी जीवन चंद्र उप्रेती ने कहा कि किलपुरा वन रेंज के गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया है, जहां वाइल्ड लाइफ को नुकसान होने और पर्यावरण को भी भारी नुकसान को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम गांव में चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को घर घर जाकर के जंगलों में प्लास्टिक कूड़ा ना डालने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही वन विभाग क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा डालते हुए पाए जाने पर दोषी को जुर्माना भी लगाना होगा। उससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। और यह है गांव वालों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जंगल में कोई पॉलीथीन मत करिए और अपने वहाँ एक इकट्ठा करिए, वहीं उसको एक कूड़े बनाइए, जंगल में कूड़ा मत करिए। उससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण को उससे नुकसान पहुँचता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर कह रहे हैं कि आप लोग ये जंगल की ओर आप कोई भी ऐसे जो प्लास्टिक से जो संबंधित जो बने हुए हैं उनको जंगल में आप न फेंके। यही हमारा लोगों को जागरूक करने का एक वो है। और लोग जागरूक होंगे तो हमारा स्वच्छ अभियान होगा और स्वच्छ होगा और हमारे वाइल्ड लाइफ जो है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को इससे नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। जहाँ पर ये पॉलीथीन गिरता है वहाँ पर हमारे पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। पॉलीथीन हमारी बहुत ज़्यादा हमारे पूरे पर्यावरण को ही प्रदूषण करता है। उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे काम मत करिए, क्योंकि हमारे पकड़ में जो आएगा उसको हम उसका जुर्माना उससे लेंगे। हमारा ये अभियान चल रहा है कि जो उस पर पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई इस टाइप का कृत्य करते हुए जंगल में पाया गया तो उसके ऊपर उसका चालान किया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सिद्धपीठ काली मठ में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के काली मठ घाटी आगमन पर जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान लोगों ने पर्यटन मंत्री ने क्षेत्र में फैली विभिन्न समस्याओं से रूबरू भी करवाया गया, जिसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्रीय जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि क्षेत्र में फैली हर समस्या के समाधान के लिए सामूहिक पहल की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सिद्धपीठ काली मठ में पूजा अर्चना करने के बाद बाबा केदार बालक छात्रावास गुप्तकाशी के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर केदारनाथ विधायक श्रीमती शीला रानी रावत, क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्वेता पांडे सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे।
भारतीय सैन्य एकेडमी में पासिंग आउट परेड के बाद 314 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इनके साथ ही 11 मित्र देशों के 30 विदेशी कैंडिडेट भी पास आउट हुए हैं। एकेडमी में पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। मध्य कमान के जीओसी एनसी जनरल योगेंद्र डिमरी ने परेड की सलामी ली है। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय सैन्य अकादमी से 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में अफसर बन गए। बता दें कि शनिवार को सुबह 9 बजे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। शनिवार सुबह 8:55 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड शुरू हुई। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम। आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो लगा कि विशाल सागर उमड़ आया है। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक नागरिक के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। परेड के बाद निजाम पवेलियन में आयोजित पीपिंग व ओथ सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट सेना में अफसर बन गए हैं। वहीं पासिंग आउट परेड में उत्तर प्रदेश के 51 कैडेट्स, उत्तराखंड के 29, हरियाणा के 30, पंजाब के 21, राजस्थान के 16, हिमाचल प्रदेश के 17, बिहार के 24 कैडेट्स भी शामिल हुए। वहीं 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी सैन्य अकादमी से कोर्स पूरा कर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। मध्य कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने परेड की सलामी ली। अपने बच्चों को सेना का अधिकारी बनते देख जेंटलमैन कैडेट्स के परिजन भी खुशी से झूम उठे। परिजनों के लिए ये बेहद भावुक क्षण भी था जब उनका कोई अपना देश की सुरक्षा की बागडोर संभालेगा। आईएमए में हर साल 2 बार जून और दिसंबर में पीओपी आयोजित की जाती है। इस परेड में 51 जेंटलमैन कैडेट के साथ यूपी टॉप पर रहा। 30 कैडेट के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर और 29 कैडेट के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने कहा, आज के दौर में युद्ध का चरित्र और प्रकृति बदल गई है। कई नई चुनौतियां सामने हैं और एक योद्धा के रूप में अधिक जागरूक और दक्ष होना होगा। उन्होंने उत्कृष्ट परेड के लिए प्रशिक्षकों और जेंटलमैन कैडेटों की सराहना की। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल ने सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट्स को सम्मानित किया। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि पढ़ाई में मन न लगने पर स्कूल और ट्यूशन से छुटकारा पाने के लिए एक बच्चे ने ट्यूशन ना जाना पड़े इसलिए उसने अपने अपहरण की कहानी रच डाली। आपको बता दें कि घर से ट्यूशन के लिए साइकिल पर निकले 11 साल के बच्चे ने जब अपने अपहरण की कहानी घर पर सुनाई तो परिजन भी सन्न रह गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और दर्जनों सीसीटीवी खंगाले क्योंकि कहानी बनावटी थी, इसलिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। वहीं बच्चा लगातार अपनी कहानी भी बदल रहा था, इसलिए बच्चे को विश्वास में लेकर के जब पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई बयां करते हुए बताया कि ट्यूशन जाने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए उसने ये कहानी बनाई थी। वहीं दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की कहानी झूठी निकलने पर पुलिस अधिकारियों ने भी राहत की सांस
सांस ली। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें 11 साल के बच्चे ने ये बताया गया कि उसे ट्यूशन जाते हुए एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर सवार 3 युवक उसे बिठाकर ले गए, मगर रास्ते में भीड़ भाड़ होने के कारण बच्चा उनके चंगुल से भाग गया। सूचना संवेदनशील की पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर उसमें ऐसी कोई घटना नजर नहीं आई। फिलहाल आगे मामले की जांच पड़ताल जारी है। देखिए, कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी 11 साल का देखिए, कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण अन्य जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। चूँकि सूचना काफ़ी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजकल बच्चे जो है इस उम्र में कहीं पढ़ाई की टेंशन से या अन्य कारणों से कभी कभी अन्यत्र स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्साइट था, और इस कारण से कि ट्यूशन से ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। तो समझ थी, चूँकि छोटा बच्चा अभी उसकी समझ नहीं है, क्योंकि परिवार को बताया गया कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं और उसका ध्यान रखें जिस तरह की बात। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां वन विभाग ने लकड़ी चोरी रोकने व साथ ही जंगली जानवरों को गांव में घुसने से रोकने के लिए बार बार शिकायत दी जाने पर भी वन विभाग की तरफ से जंगल के किनारे नालियों की खुदाई की गई। वहीं बीते दिनों पहले भी नालियां खुदवाई गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि जिसको लकड़ी चोरों व स्थानीय लोगों की तरफ से बंद करवा दिया गया था, जिसको दोबारा से खुदवाया गया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी जीवन चंद्र उप्रेती ने बताया कि हाथियों का झुंड व अन्य जंगली जानवर लगातार आए दिन गांव में घुसते रहते हैं, जिससे कि फसलों का नुकसान और जान माल का खतरा भी बना रहता है। वहीं इस नाली की खुदाई से उन हाथियों और साथ ही अन्य जंगली जानवरों पर भी काबू पाया जा सकेगा और लकड़ी चोरी पर भी रोक लगाई जा सकेगी। बंदियों का कटान हो रहा है, क्योंकि बार बार ये शिकायत आ रही है कि बंदियों वाले कि नहीं, या पानी वाले जो पानी के लिए चल रहे हैं वो लोग कुछ लकड़ी अगड़ी वो ला रहे हैं करके, उसके लिए हो रहा है। दूसरा, हमारे वहाँ हाथी ने बार बार हाथी जो चलता है पैरेलल में चलता है रोड में, तो इसलिए हाथी के लिए भी हम समझ रहे हैं कि गाँव के रास्ते हाथी गाँव में न घुसे, तो उसके भी हाई वो नालियाँ खोदी गई थी, ये नालियाँ बीच में खोदी गई थी, लोगों ने उसको बंद कर दिया, इसलिए इसको दोबारा पुनः चालू किया जाए। उत्तराखंड के लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ श्रमिकों का धरना लगातार 133 दिनों से जारी है। वहीं इस आंदोलन का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि सेंचुरी पेपर मिल में एक बार में बहुत सारे श्रमिकों को निकाल दिया गया था, जिसको लेकर के निकाले गए श्रमिकों का विरोध जता रहे थे और साथ ही फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि श्रमिकों का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी कर दी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। तो पेपर मिल से श्रमिकों को निकाल दिया गया था, जिसके बाद से श्रमिकों का यह प्रदर्शन जारी था। और आपको बता दें कि 137 दिन हो चुके हैं, 137 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार जारी रहा। और इसको लेकर के आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने इन श्रमिकों का समर्थन भी किया। सेंचुरी पेपर लीक प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और साथ ही श्रमिकों का ये कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कर लिया जाए, हम अपना ये धरना समाप्त कर देंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड के रामनगर में ग्रामीणों और पर्यटन से जुड़े कई लोगों ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पर्यटन कारोबारी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के वन परिसर के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीताबनी में पर्यटन गतिविधियों पहले की तरह संचालित की जाए। उनका आरोप है कि डीएफओ ने
नए कानून बना करके जहां एक और पर्यटन को प्रभावित किया जा रहा है, तो वहीं पर्यटन से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से आंदोलन चल रहा है तब से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान सरकार और पर्यटन कारोबारियों को हुआ है। इस दौरान उन्होंने सरकार को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई इन अधिकारियों के करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी पर्यटन जोन में वन विभाग की तरफ से पिछले महीने में जिप्सियों की लिमिटेशंस कर दी गई थी, जिस क्रम में 100 जिप्सियां सुबह की पाली और साथ ही 100 जिप्सियां शाम की पाली में 2 अलग-अलग जगह से पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर जाती हैं। इस लिमिटेशन को हटाने की ग्रामीणों और पर्यटन से जुड़े लोगों ने मांग की। वहीं मामले में डीएफओ कुंदन कुमार ने मांगों को निराधार बताया और उन्होंने कहा कि जब संख्या में गाड़ियों की सीतावनी जोन में नहीं जा रही है तो लिमिटेशन हटाकर फायदा नहीं है। मदमहेश्वर घाटी की ग्रामीणों की आराध्य देवी व साथ ही राशि गांव में विराजमान भगवती राकेश्वरी के मंदिर परिसर में 22 सालों बाद आयोजित पौराणिक मांगलिक जागरों की शुरुआत विधि विधान से की गई है। रात भर पौराणिक मांगलिक जागरों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण व भगवती राकेश्वरी सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर विश्व समृद्धि और साथ ही क्षेत्र के खुशहाली की कामना की गई। आपको बता दें कि पौराणिक मांगलिक जागरों के गायन में विभिन्न गाँव के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग कर पुण्य अर्जित किया। साथ ही पौराणिक मांगलिक जागरों के गायन के साथ ही भगवती राकेश्वरी का 12 सालों तक चलने वाले दिवारा यात्रा का शुभारंभ भी हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने रविवार को धराली व्यापार संघ के व्यापारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी व्यापारी ग्राहकों को भी फोर्टिफाइड फूड में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी ग्राहकों को भी दी जा सके। और इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल फोर्टिफाइड फूड में आटा, चावल, तेल, नमक और दूध को फोर्टिफाइड फूड में शामिल किया गया, जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन एबीडी शामिल है। और इसके साथ ही फोर्टिफाइड फूड की पैकेजिंग में फोर्टिफाइड मार्क भी किया गया है, जिससे कि फोर्टिफाइड फूड की पहचान की जा सके। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस बनाने के साथ ही एक्सपायरी डेट के उत्पाद न बेचने की सलाह दी है। फूड एक नई कंसेप्ट आई है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 फूड को फोर्टिफाइड फूड की परमिशन दे रखी है, रेगुलेशन आ चुके हैं उसके, जिसमें कि आटा, चावल, दूध, नमक ये इसके अंदर शामिल है। तो एक फोर्टिफाइड का निशान दिया हुआ है, तो इस निशान देख के आप पहचान सकते हैं कि ये फूड फोर्टिफाइड है। इसके अंदर विटामिन ए, डी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये सब मिलाए गए हैं। तो जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए ये फोर्टिफाइड फूड की कंसेप्ट चलाई गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक सेमिनार, फूड फोर्टिफिकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यापारी को फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी गई कि उनको ग्राहकों को कैसे अवेयरनेस लानी है। दुकानदारों को भी एक स्मार्ट दुकानदार के तरीके से समझाना है कि भाई ये फोर्टिफाइड फूड है, इसमें विटामिन ए, विटामिन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।